डियर स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की सेकंड बुक से 8th चैप्टर, जिसका टाइटल है सामाजिक आंदोलन, उसे डिस्कस करेंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसे अधिकार जिनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि वीकली काम करने के बाद हम ये मानते हैं कि सप्ताह के अंत में एक छुट्टी ज़रूर मिलेगी। महिला पुरुष अगर समान काम करते हैं तो उनको समान वेतन मिलेगा। या फिर जैसे ही हम भारत में 18 इयर्स के हो जाते हैं तो हमें राइट टू वोट मिल जाता है, मतदान का अधिकार मिल जाता है। सभी को समान तरीके से ट्रीट किए जाने का जो अधिकार है, जिसे हम समानता का अधिकार कह सकते हैं। क्या इस तरह के जो सारे अधिकार हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, क्या ये अधिकार हमें यूं ही मिल गए होंगे या हमें इनके लिए कोई स्ट्रगल करना पड़ा हो, कोई किसी तरह का आंदोलन करना पड़ा हो? चलिए आज इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हमें ये जो बहुत सारे अधिकार मिले हैं, ये परिवर्तन सामाजिक आंदोलनों के कारण हुए हैं, उनके परिणाम स्वरूप हुए हैं। और आज हम मुख्य सामाजिक आंदोलनों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि सामाजिक आंदोलन जो है वो समाज को बदलने का काम तो करते हैं, पर ये सामाजिक परिवर्तन से, जो सोशल चेंज होता है, उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11th में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, जिससे सोसाइटी में चेंज आते हैं। तो अब क्या सामाजिक आंदोलन और सामाजिक जो परिवर्तन है दोनों एक है? ये दोनों एक तो है नहीं, दोनों में भिन्नता है। तो उस भिन्नता को हम एक बार देखते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि टाइम टू टाइम कई तरह की घटनाएं हमें हमारे आसपास दिखाई देती हैं। जैसे अभी फ़िलहाल कुछ महीने पहले ही हाथरस में एक लड़की के साथ रेप होने के चलते लोगों में बहुत आक्रोश था और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आजकल आप देख रहे हैं किसानों से संबंधित भी बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। नए जो बिल आए हैं उनको लेकर किसान सरकार के खिलाफ किसी तरह की जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इसी तरह के बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हैं, जो आंदोलन है, वो आदिवासियों द्वारा या फिर महिलाओं से संबंधित जो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर लोगों को बाहर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए देखते हैं। कोई भी जो सामाजिक आंदोलन है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके कुछ लक्षण होते हैं। सामाजिक आंदोलन होने के लिए, सोशल मूवमेंट होने के लिए एक लंबे समय तक और निरंतर यानी कॉन्टिन्यूअस तरीके से सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। तो कोई भी सामाजिक आंदोलन कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि उसमें एक पूरे समूह की ज़रूरत होती है और वो समूह एक लंबे समय तक संघर्ष करता है, कॉन्टिन्यूअसली अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को आगे लेकर आते हैं। अधिकतर हम ये भी देखते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो स्टेट और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके विरोध में होते हैं। बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल आप देख लीजिए, जो किसानों का आंदोलन है उसमें नए 3 कृषि बिल हैं जो सरकार ने बनाए हैं, राज्य ने बनाए हैं, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित थे, उन्होंने बनाए हैं, और अब जो किसान हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। तो सामाजिक आंदोलन जो है वो नीतियों के खिलाफ भी होते हैं। इनमें संगठन होना यानी इनका ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडरशिप, नेतृत्व होता है, और उस लीडरशिप के अनुसार और उस एक जो संरचना है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही वो सामाजिक आंदोलन आगे काम करता है। ज़्यादातर सामाजिक आंदोलन जो है वो जनहित के मामलों में परिवर्तन लाने के लिए होते हैं। जैसे आदिवासियों का जंगल पर अधिकार, कुछ लोगों को जिन्हें विस्थापित कर दिया गया है उनका पुनर्वास होना, बाल अधिकारों के लिए, किसान अधिकारों के लिए, महिला अधिकारों के लिए इत्यादि। तो सारे ही मामले जो सामाजिक आंदोलन के होते हैं वो कहीं ना कहीं जनहित यानी जो जनता है उसके हित के परिवर्तन के लिए और उनके हित के लिए ही किए जाते हैं। भाग लेने वाले जो लोग हैं, जो भी सामाजिक आंदोलन में भाग लेते हैं, उनमें उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं और उनकी जो विचारधारा होती है वो समान होती है, तभी वो एक साथ इकट्ठे होकर किसी सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बनते हैं।
फिर हम देखते हैं कि सामाजिक आंदोलन के विरोध में कई बार प्रतिरोधी आंदोलन भी हो सकते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल हमें मिलते हैं, जैसे अगर कॉलोनियल टाइम में हम देखें, जब सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन हुआ था कि सती प्रथा खत्म होनी चाहिए, तो उसी समय पर धर्म सभा एक बनी थी जिसमें इस बात का विरोध हुआ कि जो लोग सती प्रथा को खत्म करना चाहते हैं, हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि किस तरीके से कॉलोनियल टाइम पीरियड पे सती प्रथा को खत्म किए जाने के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। अब उन सामाजिक सुधार आंदोलनों के खिलाफ भी धर्म सभा बनी और इसने ये कहा अंग्रेज़ों से कि ऐसा कोई कानून ना लाया जाए जो कानून सती प्रथा के विरुद्ध हो। यानी एक सामाजिक आंदोलन है और उसी के प्रतिरोध में दूसरा सामाजिक आंदोलन भी कई बार जन्म ले सकता है। सामाजिक आंदोलन विरोध के विभिन्न साधन विकसित करते हैं। तो प्रोटेस्ट करने के उनके अपने अपने बहुत सारे तरीके होते हैं। मोमबत्ती जलाना, मशाल वाले जुलूस निकालना, काले कपड़े पहन के भी, कि अगर आप काम कर रहे हैं लेकिन काले कपड़े पहन के, तो विरोध को जताते हैं वो। नुक्कड़ नाटक, गीत बनाना, कविताएं बनाना इत्यादि बहुत तरह के ऐसे साधन होते हैं जिनके थ्रू वो अपनी जो नाराज़गी है, अपने जो इश्यूज़ हैं, उनको लोगों के सामने रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं। अब हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर होता है। सामाजिक परिवर्तन जो है वो निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहता है। सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं वो ऐतिहासिक होती हैं। उसमें असंख्य व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियां इकट्ठी काम करती हैं और उसके रिजल्ट से ही सामाजिक परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए वो कह रहे हैं, देखिए, संस्कृतिकरण और पाश्चात्यकरण का जो कॉन्सेप्ट है, यानी वेस्टर्नाइजेशन का और संस्कृताइजेशन के जो प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं, वो दोनों प्रोसेस ऐसे हैं जो हमें सामाजिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें असंख्य लोग और असंख्य प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जबकि जो सामाजिक आंदोलन है किसी विशिष्ट उद्देश्य से निर्देशित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन का कोई उद्देश्य विशिष्ट, एक स्पेसिफिक नहीं उद्देश्य होता, बल्कि सामाजिक आंदोलन का होता है। तो सामाजिक आंदोलन वो किसान से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, तो ये एक तरह से उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के सामाजिक सुधारकों द्वारा समाज में परिवर्तन के जो प्रयास थे वो सामाजिक आंदोलन के रूप में देखे जा सकते हैं। इसीलिए अगर वो हम देखें कि सती प्रथा है, तो सती प्रथा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हुआ, महिला उत्थान वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हुआ। तो सभी जो सामाजिक आंदोलन है वो कोई विशिष्ट उद्देश्य लिए हुए होते हैं। सामाजिक आंदोलन के 3 सिद्धांत बताए गए हैं। 3 तरह की थ्योरीज हैं जो डिफाइन करती हैं कि सामाजिक जो आंदोलन है, सोशल जो मूवमेंट्स हैं, वो क्यों होते हैं। एक एक करके हम इनको देखते हैं। पहला जो सिद्धांत है या जो पहली थ्योरी है वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, यानी सापेक्षिक रूप से वंचन का जो सिद्धांत है वो यह बात करता है कि सामाजिक संघर्ष होते हैं और ये सामाजिक संघर्ष जो है वो क्यों उत्पन्न होते हैं। जब एक समूह को ये लगता है कि हमारी स्थिति खराब है, जबकि दूसरे लोग, इसी समाज के जो दूसरे सदस्य हैं, उन सदस्यों की स्थिति बहुत अच्छी है। तो जब आप सापेक्षिक रूप से अपने आप को वंचित फील करते हैं, तब ऐसा होता है कि दो जो समूह हैं उन समूहों के बीच विरोध हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। और क्योंकि ये सामूहिक विरोध है, इसीलिए हम इसे सामाजिक आंदोलन का हिस्सा मान सकते हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जेलस फील करता है सिर्फ इस वजह से कि भी उसके पास ज़्यादा पैसा है, तो इसे हम नहीं कहेंगे कि ये सामाजिक आंदोलन होगा, वो व्यक्ति अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो। लेकिन रिलेटिव रूप से हम ये देखते हैं कि एक बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल है जो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के कंपैरिजन में वंचित है। तो ये वंचन का जब फीलिंग आता है किसी ग्रुप में, तो वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शित करता है, और ये जो विरोध प्रदर्शन है इसी के चलते सामाजिक आंदोलन भड़काए जा सकते हैं। लोगों की जो साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को और ज़्यादा हवा दी जा सकती है, और उसके साथ जो है हम देखते हैं कि जो सामाजिक संघर्ष है, वो सामाजिक आंदोलन है, वो स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन जो सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत है, इसकी आलोचना भी की जाती है, या फिर हम कहें कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जो लिमिटेशंस ये शो करती हैं कि
ग्रुप के पास सामाजिक वंचन होने के बावजूद कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सामाजिक समूह वंचन का अनुभव करता है वो हमेशा ही सामाजिक आंदोलन की तरफ बढ़ता है। यानी सामूहिक गतिविधि के लिए वंचन का जो आभास है वो आवश्यक तो है, लेकिन ये पर्याप्त कारण नहीं है। ग्रुप, सदियों से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो सापेक्षिक वंचन का फीलिंग करते हैं, कि उनको ये फील होता है कि उनके साथ रिलेटिव डिप्रीवेशन है दूसरों के कंपैरिजन में, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही संघर्ष करने के लिए खड़े हों और सामाजिक आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया हो। लेकिन ये ज़रूरी हो सकता है, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन ये पर्याप्त कारण नहीं होगा। जो सेकंड पॉइंट है या जो सेकंड थ्योरी है वो बात करती है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। ये बात करती है कि सामाजिक आंदोलन एक कलेक्टिव एक्शन के थ्रू आगे आते हैं। ये मानना है ऑल्सन का, जिन्होंने इसी नाम से बुक लिखी है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। ये क्वेश्चन कई बार आपका आ जाता है कि लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन किसने लिखी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मानकर ऑल्सन की ये बुक है। ये कहते हैं कि देखने में हमें जो सामाजिक समूह, सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक समूह का एक कलेक्टिव एक्शन तो दिखता है, लेकिन उस कलेक्टिव एक्शन में घुसने के लिए भी जो मनुष्य है वो प्रेरित होता है अपने इंटरेस्ट को लेकर। सामाजिक आंदोलन स्वयं हित से प्रेरित विवेकी लोगों का योग है, यानी ऐसे लोग जो अपना हित करना चाहते हैं और वो एक कलेक्टिव के तौर पे सामने आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं या संघर्ष करते हैं। अगर व्यक्ति को अपना हित नहीं दिखाई देता है ऑल्सन के अनुसार, तो वो कभी भी इस सामाजिक आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए इसमें शामिल होते हैं, जबकि उन्हें इसमें जोखिम कम नज़र आता है और उसमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है। इस जो थ्योरी है, इस थ्योरी का भी कहीं ना कहीं सीमा है या इसकी आलोचना की जाती है कि सामाजिक आंदोलन केवल और केवल जो है विवेकी लोगों द्वारा स्वयं हित के लिए नहीं होते हैं, बल्कि हम खुद जानते हैं कि जैसे अभी देखिए महिलाओं से संबंधित बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी शामिल होते हैं। तो ऐसा तो नहीं पुरुषों का उसमें क्या हित होगा अगर वो बिल्कुल ही महिलाओं से संबंधित मुद्दा है, लेकिन वो भी प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। अब किसानों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ना किसान हैं ना मजदूर हैं, फिर भी वो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं। तो कहीं ना कहीं द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन इस तरह के लोगों द्वारा आलोचना का शिकार बनता है कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, उसके कारण ही हिस्सा होते हैं किसी भी सामाजिक आंदोलन का। तीसरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत मैकार्थी और जेल्ड ने दिया है, और वो कहते हैं कि ये भी एक थ्योरी है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की थ्योरी, यानी संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। वो कहते हैं कि संगठनात्मक क्षमता होना और संचार सुविधाओं को एकत्रित करके सामाजिक आंदोलन की सफलता का जरिया बनाया जा सकता है। इन साधनों को एकत्रित करके राजनीतिक अवसर बना के जो है एक सामाजिक आंदोलन को ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज अगर करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मीडिया का भी अगर आप प्रयोग करते हैं, लोगों तक अपनी बात को बेहतर तरीके से समझा पाते हैं, जो भी उपलब्ध आपके पास साधन है उनका मैक्सिमम प्रयोग करके आप अपनी जो सामाजिक प्रोटेस्ट है, आपका जो भी सोशल प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट को, मूवमेंट को आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं अगर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूज़ करना जानते हैं। और आज के समय में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन इसकी भी आलोचना की जाती है कि ये नेतृत्व केवल उपलब्ध साधनों तक सीमित नहीं होता, बल्कि कई बार ये भी होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज आज अवेलेबल हैं, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं किसी भी सामाजिक आंदोलन में, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी चेंज हो जाते हैं और रिसोर्सेज के साथ साथ हमारे पास जो अवसर हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नए तरह के सिंबल, नई तरह की पहचान भी हम गढ़ लेते हैं तो हमारे जो पुराने जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज की जगह नए रिसोर्सेज भी हमारे सामने आ जाते हैं। मोर और लेस ये तीनों तरह की जो थ्योरीज हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं कि क्यों लोग जो है सामाजिक रूप से इकट्ठे होते हैं
और सामाजिक आंदोलन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जेम्स स्कॉट ने जो है एग्जाम्पल दिया है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी का भी क्रिटिक करते हुए। उन्होंने ये कहा है कि उदाहरण के लिए जैसे मजदूर हैं, वो दिन प्रतिदिन के कार्य में ही विरोध कर लेते हैं, ना कि वो सामाजिक विरोध तक पहुंच पाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लोग जो कि शोषण का शिकार हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक विरोध करें, बल्कि वो डे टू डे जो लाइफ है उसी में वो उस विरोध को दर्शाने की कोशिश करते हैं। जेम्स स्कॉट की जो बुक है वेपन ऑफ द वीक, ये शो करती है कि किस तरीके से जो मजदूर हैं वो शायद प्रोटेस्ट करने सड़कों पे ना जाएं, या फिर वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऐसा शो ना करें, लेकिन वो दिन में जो काम करते हैं उस काम में कुछ घंटे अपने लिए निकाल लेते हैं, या काम जितना करने की मालिक उनको जितना पैसा देता है उससे ज़्यादा काम करवाने की अगर कोशिश करता है तो वो उसमें थोड़ा उस काम को स्लो करते हैं, नहीं, या जितना उनसे कहा जाता है वो उतना काम को नहीं करते हैं, या कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रोटेस्ट काम के दौरान ही करने की कोशिश करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़े रिसोर्सेज होने चाहिए और उन्हीं बड़े रिसोर्सेज को, मीडिया को यूज़ करते हुए, संगठन को यूज़ करते हुए ही आप किसी तरह का प्रोटेस्ट करेंगे, बल्कि कुछ सामाजिक विरोध बड़े स्तर पर ना होकर वो व्यक्तिगत स्तर पर, समूह के स्तर पर, छोटे समूह के स्तर पर भी किए जा सकते हैं। अब अगर हम देखें कि सामाजिक आंदोलनों के क्या क्या प्रकार हैं, इनके जो प्रकृति है उस प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के हमें सामाजिक आंदोलनों को हम जो है उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। रिडम्पटिव हो सकते हैं, रिफॉर्मिव हो सकते हैं, या रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं। हिंदी में हम उन्हें प्रतिदानात्मक, सुधारवादी, क्रांतिकारी, इन 3 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं कैटेगराइज कर सकते हैं। प्रतिदानात्मक से तात्पर्य होता है कि जब व्यक्तियों की चेतना और गतिविधियों में परिवर्तन लाया जाता है, यानी उनका जो कॉन्शियसनेस है और जो वो काम कर रहे हैं अगर उसमें चेंज आता है किसी सामाजिक आंदोलन द्वारा, तो ऐसा सामाजिक आंदोलन प्रतिदानात्मक कहलाता है। जैसे केरल में इजावा जो एक समुदाय है, ये जब श्री नारायण गुरु के प्रभाव में आए तो इन्होंने अपनी सारी जो प्रथाएं थी उन प्रथाओं को बदल दिया। सामाजिक जो भी प्रथाएं थी नारायण गुरु के प्रभाव में आके, तो ये इस तरह का जो सोशल मूवमेंट हुआ, ये सोशल मूवमेंट प्रतिदानात्मक कहलाता है या रिडम्पटिव कहलाता है। जबकि जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं वो केवल कुछ तरह की जो प्रथाएं होती हैं उनमें सुधार लाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुधारवादी जो आंदोलन होते हैं वो सामाजिक तथा सामाजिक विन्यास को धीमे और प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करते हैं। रिडम्पटिव में टोटली सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ज़्यादातर सामाजिक जो प्रथाएं हैं, लेकिन सुधारवादी जो है धीरे धीरे उस चीज़ों में सुधार करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया 1960 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने तथा हाल ही में सूचना का अधिकार हेतु चलाया गया जो अभियान है, जो कि एकदम से नहीं हुई, तो धीरे धीरे इन्होंने लोगों की जो मेंटेलिटी उसको चेंज करने की कोशिश की। सती प्रथा से संबंधित या महिला उत्थान से संबंधित भी बहुत सारे जो आंदोलन है वो रिफॉर्मिस्ट आंदोलन के अंतर्गत ही आते हैं। रेवोल्यूशनरी जो सामाजिक आंदोलन है वो जो भी सत्ता संबंध होते हैं, जो भी सामाजिक संबंध होते हैं, उसमें वो आमूल चूल परिवर्तन, यानी चीज़ों को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं और नई चीज़ें एकदम से लागू कर देते हैं। और इनका अधिकतर बार जो संबंध होता है वो पावर से संबंधित होता है, सत्ता से संबंधित होता है। इसका उदाहरण है बोल्शेविक, जो रूस के अंदर क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, जिसमें जो रूस के जो जार थे उनको हटा दिया गया था। उसी तरीके से जो नक्सली आंदोलन है भारत के अंदर, उसको भी हम कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी आंदोलन के अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जितनी भी अभी हमने बातें कही हैं कि 3 तरह के नेचर पाया जा सकता है, 3 तरह की प्रकृति पाई जा सकती है सोशल मूवमेंट्स की, इनमें हमें जो चीज़ है ध्यान रखने की वो ये है कि ये बहुत सारे आंदोलनों में ऐसा हो सकता है कि ये सारे ही तत्व मिले हुए हों, रिफॉर्मिस्ट भी हों या उसके साथ साथ उनमें कुछ आमूल चूल परिवर्तन भी कुछ एरियाज़ में हो रहे हों। एक आंदोलन की अभिमुखता समय के अनुसार बदल सकती है। वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले कोई
रिडम्पटिव रहा हो, लेकिन बाद में वो रिफॉर्मिस्ट में कन्वर्ट हो गया हो, क्योंकि सामाजिक आंदोलन भी एक लंबे समय तक चलते हैं। तो आंदोलन शुरू किसी सेंस में हुआ और बाद में वो आंदोलन धीरे धीरे उसका नेचर चेंज होता गया। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति सामाजिक आंदोलन को देख रहा है। हम जिस पर्सपेक्टिव से किसी भी आंदोलन को देखते हैं, उस पर्सपेक्टिव के अनुसार ही हम उस सामाजिक आंदोलन की जो इंटरप्रिटेशन है वो करते हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक आंदोलन को किस प्रकार देखा जाए और वर्गीकृत किया जाए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब 1857 में भारत में जो घटना हुई, अगर उसे हम अंग्रेज़ों के पर्सपेक्टिव से देखें, ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो एक विद्रोह था। लेकिन अगर उसे हम भारतीयों के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भारत का पहला स्वतंत्रता का संग्राम था। यानी हमने ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस पाने के लिए पहले तरह का जो हमारा एफर्ट था इकट्ठा मिलके, वो 1857 में किया। तो अब अगर हम इसे जिस भी पर्सपेक्टिव से देख रहे होंगे, ये उसकी इंटरप्रिटेशन उसी के अनुसार होगी। ब्रिटिशर्स के लिए ये विद्रोह था भारतीयों का, जबकि भारतीयों के लिए ये स्वतंत्रता संग्राम का एक आंदोलन था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और अन्य भी प्रकार है जिस प्रकार से हम सामाजिक जो आंदोलन है उनको कैटेगराइज करते हैं। इस कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग हम उन्हें नए सामाजिक आंदोलन या पुराने सामाजिक आंदोलनों में विभाजित करते हैं। जो पुराने सामाजिक आंदोलन हैं, अगर हम उनकी के बारे में बात करें तो ज़्यादातर हमारे देश में आज़ादी से पहले जो नारी आंदोलन हुए, जिसमें सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन, बाल विवाह, जाति प्रथा के विरुद्ध जो आंदोलन था, या फिर पश्चिम के भी कुछ आंदोलन जो वर्ग आधारित आंदोलन थे, मजदूरों के आंदोलन थे, ये सारे जो आंदोलन हैं ये पुराने सामाजिक आंदोलनों में आते हैं। यानी ये ओल्ड टाइप है सोशल मूवमेंट्स का। ये ज़्यादातर अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये आंदोलन जो है वो राजनीतिक दायरे में ज़्यादा होते थे। यानी इनका संबंध सत्ता से ज़्यादा होता था, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होता था, और इनके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित ही थे। और अन्य जो महत्वपूर्ण इनकी विशेषता थी कि वो ये थी कि ये किसी एक निश्चित क्षेत्र में ही होते थे, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को कवर नहीं करते थे, या फिर किसी एक देश विशेष में ही होते थे। जबकि इसके विपरीत अगर हम देखें, जो नए सामाजिक आंदोलन हैं जो कि 1960 से 1970 के दशक में स्टार्ट हुए, ये किसी एक पर्टिकुलर देश के अंतर्गत नहीं हुए, बल्कि इनके ज़्यादातर हम ऐसा देखते हैं कि जो नए सामाजिक आंदोलन हैं वो किसी एक वर्ग के सदस्य जो कि पूरे विश्व में फैले हों उनसे संबंधित हो सकते हैं। कई बार एक राष्ट्र से भी, उसके बियॉन्ड भी जो है ये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अब वो कह रहे हैं कि साझी कुछ पहचान होती हैं, जैसे विद्यार्थी, तो अगर विद्यार्थी किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है भारत में, पाकिस्तान में, पूरे एशिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी साझी, क्योंकि वो विद्यार्थी हैं, उनके लिए साझी जो पहचान है वो विद्यार्थी होना है, महिलाएं होना है। तो वर्ल्ड वाइड महिलाओं से संबंधित जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें पूरे वर्ल्ड की महिलाएं उसको समर्थन दे रही हैं। अश्वेतों या पर्यावरणवादियों के रूप में जो बहुत सारे जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उसमें भी लोग क्योंकि उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक निश्चित देश या किसी एक निश्चित सीमा के अंतर्गत रहकर ही उन प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। ज़्यादातर इनका जो फोकस है वो जीवन की क्वालिटी, गुणवत्ता जो है उस पे डिपेंड करता है, उस पे निर्भर करता है। तो ये सारे आंदोलन जो है, इनके जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने संबंधित मुद्दे हैं, और ये बिना राजनीतिक दायरे के होते हैं। कोशिश होती है इसमें कि ये राज्य पर दबाव डालें, और इस पे तो मैंने डिस्कस किया ही है कि ये किसी एक तरह के का जो आपका राष्ट्रीय क्षेत्र है वो उसका हिस्सा नहीं होते। इससे आगे हम बढ़ते हैं भारत के अंदर जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं उनकी तरफ। अगर भारत में हम देखें तो हम ये मुख्यतः 5 तरह के जो सामाजिक आंदोलन हैं उन पे चर्चा करेंगे। पहला, पारिस्थितिकीय आंदोलन, यानी ऐसे आंदोलन जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित है। दूसरे, वर्ग आधारित आंदोलन, ऐसे आंदोलन जिन आंदोलनों में आर्थिक जो संबंध है, आर्थिक शोषण, इससे संबंधित जो आंदोलन हुए हैं उनको हम वर्ग आधारित आंदोलनों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। जाति
जो कि भारत की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है भारतीय समाज की। तो जाति आधारित जो आंदोलन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जनजातीय आंदोलन, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे महिलाओं के आंदोलनों के बारे में। एक एक करके हम इन आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। पारिस्थितिकीय आंदोलन, इकोलॉजिकल मूवमेंट्स, ऐसे मूवमेंट्स जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं, उन आंदोलनों को हम पारिस्थितिकीय आंदोलन के अंतर्गत रखते हैं। अब ये उत्पन्न हुए भारत के अंदर पारिस्थितिकीय जो स्थितियां हैं या पर्यावरण के संकट से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं कि भारत में जिस तरह का डेवलपमेंट मॉडल अपनाया गया या विकास का जो मॉडल अपनाया गया, उस मॉडल के अंदर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, इनका शोषण किया जाने लगा। इनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनका उत्सर्जन होने लग गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि ऐसा विकास होगा ये जिस मॉडल के अकॉर्डिंग सभी लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जितने भी नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, हमने पढ़ा था जब हम जनजातीय इलाकों के बारे में बात कर रहे थे कि ज़्यादातर जो प्राकृतिक संसाधन है वो जनजातीय इलाकों में है और जनजातीय इलाकों से इनका दोहन किया जा रहा है। लगातार ये दोहन तो किया जा रहा है, लेकिन जो गैर जनजातीय लोग हैं केवल इनको इस मॉडल में फ़ायदा मिल रहा है। उनका तो विकास हो रहा है, उनको बिजली का, पानी का और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो जनजातीय लोग जो वहाँ पर रहते हैं, जिनका इस इकोलॉजी से संबंध है, इन रिसोर्सेज पे जिनका हक सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो उन एरियाज़ में ही रहते हैं, उन लोगों को इस तरह का जो मॉडल है डेवलपमेंट का, उसमें किसी तरह का फ़ायदा नहीं पहुंचा है, बल्कि उनको नुकसान हुआ है। बड़े बड़े बांध जो हमने बनाए, डैम जो हमने बनाए, उससे बहुत सारे जो ग्रामीण और आदिवासी लोग हैं उनका जो घर और जीवन यापन के जो स्रोत हैं उनसे उनको अलग किया गया। क्यों? क्योंकि डैम बनाने के लिए बहुत सारे गाँवों को हटाया गया, क्योंकि डैम में जो पानी इकट्ठा किया जाता है उससे आसपास के एरिया में पानी पहले भरता है, फिर वो डैम के अंदर चलाया जाता है। तो वहाँ के जितने भी आसपास के जो गांव हैं उन गांवों को हटाया गया वहाँ से। वहाँ पे जो जितने भी जनजातीय लोग रहते थे उनको भी हटाया गया। तो एक तरह से जब उन्हें वहाँ से हटाया जाता है तो उनका पूरा जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं पूरा विस्थापित होता है। और विस्थापन की भी हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियां नहीं है कि एक जगह से उन्हें हटाया जाता तो दूसरी जगह पे जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे वैसी स्थितियां नहीं होती जैसी स्थितियां उनके प्रीवियस जो जगह थी उस पे होती थी। उद्योगों ने कृषकों को और उनके घरों और आजीविका से दूर कर दिया है। अब ये भी देख रहे हैं कि भाई जो नई नई इंडस्ट्रीज़ खोली जा रही हैं तो उससे गाँव उजड़ रहे हैं, गाँव के गाँव, और गाँव की जो खेती योग्य जो ज़मीन है वो उद्योगों में लगाई जा रही है। तो इस तरह से लोगों की जो आजीविका है वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही है। पारिस्थितिकीय जो आंदोलन है उसका सबसे जो अच्छा उदाहरण है चिपको आंदोलन है, जिसका जो इशू है वो इशू यही था कि सरकार ने जंगलों को नीलाम कर दिया था कि भाई जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती है, पेड़ काटे जा सकते हैं, जबकि जो जंगल इन जंगलों के आसपास के जो गांव के जो लोग थे वो इसका विरोध कर रहे थे कि भाई अगर जंगल कटेंगे तो यहाँ का जो भी पारिस्थितिकीय जो इकोलॉजिकल एक तरीके से जो बैलेंस है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन बार बार गांव वालों के विरोध करने के बावजूद भी सरकार ने इन जंगलों को नीलाम कर दिया और ठेके पे दे दिया कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी जो कि इनके पेड़ हैं उनको काट के ले जा सकती हैं। जब गांव वालों को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने उनमें से भी खासकर जो महिलाएं हैं वो सबसे पहले प्रोटेस्ट करने आई और उन्होंने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए खुद पेड़ों के पास खड़ी हो गई या पेड़ों से वो चिपक गई कि अब काटिए, अगर आपको पेड़ काटना है तो आपको हमें भी काटना होगा। एक तरह से पेड़ से चिपक गई वो, तो इसी उसको बचाने के लिए पेड़ को, इसलिए इसे चिपको आंदोलन का भी नाम दिया गया है। लेकिन इसको हम अगर बहुत गहराई से समझें कि ऐसा वो क्यों कर रही थी तो इसके कई आधार हैं। लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि जंगलों को काटने का उन लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो पारिस्थितिकीय स्थितियां हैं और साथ ही साथ जो उनका राजनीतिक प्रतिबंध है, ये तीनों तरह की जो इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को अगर हम एक तरह से देखेंगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा कि किस तरह से ये
चिपको आंदोलन लोगों द्वारा किया गया। लोगों की आजीविका जो है वो जंगलों पे निर्भर करती है। ऐसे एरियाज जहाँ पर जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ जंगल हैं, तो गांव की और उस गांव के आसपास के जो लोग हैं वो जंगलों पर अपनी आजीविका के लिए, खाने के लिए, पशुओं के चारे के लिए, उसके अलावा लकड़ी से जो आग जलाने के लिए जो लकड़ी ईंधन के रूप में चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं अपने आसपास के जो जंगल हैं उन पे। पर्यावरणीय जो स्थितियां हैं उनको भी अगर हम देखें तो लगातार जो पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ऐसे इलाके जहाँ से पेड़ काटे गए हैं वहाँ हम देखते हैं कि बार बार बाढ़ की जो समस्या है वो आती है। क्योंकि पेड़ है नहीं, तो वहाँ पर जितना भी जो भूमि का कटाव है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही बारिश आती है, बारिश में वो सारी जो पत्थर वाला एरिया है, जो भी पहाड़ी एरिया है, वो धीरे धीरे कट कट के वहाँ की सारी जो ज़मीन है वो धंस जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। और साथ ही साथ गांव के लोग इस बात का विरोध कर रहे थे, और गांव का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है कि भाई क्या गांव वाले लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनी जानी चाहिए, सरकार को नहीं सुनना चाहिए, ये भी सारी जो चीज़ें हैं इनको सरकार ने बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ों का विरोध हुआ। चिपको आंदोलन को अगर हमें समझना है तो हमें अर्थव्यवस्था को भी समझना पड़ेगा, उसका पर्यावरणीय जो पक्ष है उसको भी समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसका जो राजनीतिक पक्ष है उसको भी समझना होगा।